नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए। इसके प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 7 तक हमने आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 8 को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर बन पाता है आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की SI यूनिट है। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है जो फिजिक्स में आपके SI यूनिट जो होते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हम एक अच्छी सी बात बता दें जैसे देखिए यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, जैसे कि आपका यहाँ पर मात्रा दे रखी है, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, बाकी दोस्तों जितने इम्पोर्टेंट मात्रा होते हैं आप किसी भी बुक से, जैसे कि आपका लूसेंट बुक है, उससे आप क्या कीजिए ना कि इसको पढ़ते जाइए। ठीक है, जहाँ आप सिर्फ टॉपिक देख लीजिए कौन सा टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, उसके आधार पर आप जो है ना अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मात्रा पूछा गया है तो आप जितने भी वहाँ पे महत्वपूर्ण मात्राएं दे रखी हैं आप सभी को देख लेंगे तो आपका वहाँ से काम हो जाएगा। तो प्रश्न ये कह रहा है कि कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की SI इकाई होती है। दोस्तों तो ये होती है चमकदार तीव्रता, यानी कि ज्योति तीव्रता जो है ना इसकी इकाई क्या होती है, कैंडेला होती है। दोस्तों अगर हम बात करें लंबाई की तो लंबाई की जो मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और दोस्तों जो द्रव्यमान होता है इसका क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, और तापमान जो होता है इसका क्या होता है, कैंडेला होता है। ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ दोस्तों आपके पास 4 दे रखे थे, 4 हम बता दिए आपको। ठीक है, तो और जो अन्य महत्वपूर्ण है उसको आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को इस तरह से कर सकते हैं। आपको यहाँ से जो है ना मतलब कि एक जो है ना मतलब एक टॉपिक मिल जाता है और टॉपिक को आप जो है बुक से कवर कर सकते हैं। ऐसे आप करते चलेंगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य है ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इस पश्चिम बंगाल के जो 24 परगना ज़िले हैं, कहाँ पे 24 परगना ज़िले में उसी के दक्षिण में जो है ये आपको मतलब कि पश्चिम बंगाल में आपको लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो सुंदरबन है ना, सुंदरबन आपने सुना होगा, सुंदरबन भी आपको देखने को मिलता है। तो पश्चिम बंगाल में ही आपको सुंदरबन भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट याद रखना होगा। जैसे कि अब आया वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों आप यदि लूसेंट बुक को फॉलो करते हैं तो लूसेंट बुक में जो है ना मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है मतलब कि एक मतलब बॉक्स दे रखा है, उसमें ये सभी जो जितने भी महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं उन सभी को वहाँ पर दे रखा है। तो आप यहाँ से टॉपिक लीजिए और वहाँ से उसको कवर करते चलिए तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, कुल मूल्य जब भी कहेगा ना कुल मूल्य तो दोस्तों वो क्या होगा, GDP होगा। क्या है, GDP, यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या होता है, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ठीक है, और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो इसे आप क्या देखेंगे, उसे GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। दोस्तों आप लोगों को पता है कि पहले जो है ना स्वतंत्रता दिवस जो मनाने की घोषणा की गई थी वो 26 जनवरी को की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, जब 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जब पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता मिल गई थी। ठीक है, तब उस वक्त जो है हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो आपको बताना है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना वो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कौन सा, तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है ना इसी में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। इस पॉइंट को अभी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा।
दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, बिच्छू का डंक होगा, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना उसके डंक में जो है, यानी उसके डंक जो मारता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें आपको जो है ना मेथनोइक अम्ल देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, मेथनोइक अम्ल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपको फॉर्मिक अम्ल रहेगा या नहीं तो इसके बदले में आपको मेथनोइक अम्ल देखने को मिल जाएगा। तो दोनों बात एक ही है, इसे आप ध्यान रखेंगे, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है आपके टमाटर में क्या होती है? ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिल जाती है। ठीक है, और सिट्रिक अम्ल होता है ये आपको कहाँ होता है? विटामिन जो नींबू में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल कहाँ पड़ता है? आपको सिरका में एसिटिक अम्ल देखने को मिल जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? ठीक है, देखिए भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारतीय इतिहास का जो स्वर्णकाल है वो किस राजवंश को कहते हैं दोस्तों? तो गुप्त राजवंश को हम लोग कहते हैं भारतीय इतिहास के स्वर्णकाल के नाम से हम लोग जानते हैं। किसे? गुप्त युग को, गुप्त वंश को। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आप लोगों के लिए। सिनकोना के पेड़ में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? देखिए सिनकोना जो है दोस्तों ये आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वंश से संबंधित है सिनकोना। तो आपके जो ज्योग्राफी के प्रश्न होते हैं ना इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सिनकोना है या कोई और वृक्ष दे देंगे वो किस वनस्पति से संबंधित है या किस जलवायु से संबंधित है, ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो सिनकोना के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वंश से संबंधित हो जाएंगे, इसे आप याद रखेंगे। और दोस्तों सिनकोना से क्या होता है? क्विनोन प्राप्त होता है, जो कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कि कामगार साबित होती है इसमें। और जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होती है उसमें जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से जो है ना वो अधिक वर्षा इसमें हमें देखने को मिल जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं? ठीक है दोस्तों, भारत का जो अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है, अंतरिक्ष जो संस्था है हमारा वो है कौन सा? इसरो। ठीक है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए अब क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो जो है ना हमारे पास है विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई को हम लोग क्या कहते हैं? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मिट्टी के पीएच को डैश मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। देखिए मिट्टी के पीएच है ना, पीएच वैल्यू को हम किसको क्या मिलाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम चूना पत्थर जब मिलाएंगे मिट्टी में तो क्या होगा? इसका पीएच वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसे आप याद रखेंगे। तो पीएच वैल्यू दोस्तों बढ़ाने से क्या होती है? उर्वरता बढ़ती है। और चूना पत्थर जब मिलाएंगे तो जो उसमें तो क्या होगा? इसकी पीएच बढ़ जाती है। दोस्तों चूना पत्थर मिलाने से न केवल हाइड्रोजन आयनों की जगह आती है और मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? बढ़ जाता है, बल्कि ये मिट्टी को 2 पोषक तत्व कैल्शियम और मैग्नीशियम, कौन कौन सा? कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो है ना वो भी प्रदान करता है। कौन सा? चूना पत्थर। तो इसे आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी थी? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉलिटी का सवाल होता है ना इस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपको अधिनियम से, एक्ट से। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी थी दोस्तों? तो वो कौन सी थी हमारी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है ना जितने भी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, यानी कि बहुत सारे जो है ना मतलब जितने भी भारत के कानून में शामिल किए गए हैं वो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले सूर्य दिखाई देते हैं दोस्तों? देखिए जो सूर्योदय से पहले सूर्यास्त दिखाई देते हैं, सूर्योदय से पहले जो सूर्य दिखाई देते हैं वो किस घटना कारण से होते हैं? वो अपवर्तन की वजह से होते हैं। किस वजह से होते हैं? अपवर्तन की वजह से होते हैं। अब यहाँ पे यह प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ना सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले? तो दोस्तों वो जो आप ध्यान रखेंगे तो 2 मिनट पहले जो है ना आपको सूर्य हमें क्या होती है? दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के कारण से ऐसा होना संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क दोनों देखने को मिल गए हैं। तो अब बस आपका काम ये बनता है कि आप लुसेंट बुक को खोलिए और देखिए कि वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं भारत में और जो है
क्या बोलते हैं नेशनल पार्क कितने हैं, सभी को आप याद रख लीजिए किस राज्य में हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ से टॉपिक मिल रहा है, आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। जब आप मेहनत करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। दोस्तों जिम कॉर्बेट जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसकी हम बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना, ये उत्तराखंड में सब देखने को मिलता है। और दोस्तों ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। यानी दोस्तों इसका नाम जो था जिम कॉर्बेट का, इसका पहला नाम क्या था, हेली नाम था। इसको नाम को चेंज करके जिम कॉर्बेट रख दिया गया। इसे आप याद रखेंगे तो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। आगा खान पैलेस, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आगा खां पैलेस जो है ना, आगा खां कब भी है, ठीक है, वो हॉकी संबंधित है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आगा खां पैलेस, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है दोस्तों, जब 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस वक्त जो है ना, मतलब कि ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में कैद किया गया था। इसी क्रम में जो महात्मा गांधी जी हैं, उनको आगा खां पैलेस में ही मतलब कि उसको जेल में दिया गया था। तो क्या है कि आगा खां पैलेस जो है ना, वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में आगा खां जो है पैलेस स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया था, तो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड ने 1864 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये वर्ष कौन सा था, 1966 में संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। 1966 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगर हम डेट की बात करें तो 18 सितंबर 1966 जो है ना, इसमें इसको मतलब किया गया था। इस अधिनियम में दोस्तों क्या हुआ था कि पूर्वी पंजाब के पूर्व राज्य को भंग कर दिया गया था। पूर्वी पंजाब में से आधुनिक राज्य पंजाब और हरियाणा का निर्माण किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों देखिए, ये आपको डायरेक्ट लूसेंट से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो आपको हम बता रहे हैं ना, लूसेंट आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उसे भी अच्छा से कर लेंगे ना, तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे करंट अफेयर्स के अलावा। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। लूसेंट के अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए, इतना तो हम कह सकते हैं आपको। बस आपको करंट अफेयर्स यदि 2-3 प्रश्न और सही करने हैं तो आप डेली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आपको करंट अफेयर्स करवाएंगे इस चैनल पर, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो दोस्तों उनका नाम क्या था, बिछंदरी पाल थी। कौन थी, बिछंदरी पाल जो है ना, 1984 में सबसे पहली बार जो है ना माउंट एवरेस्ट पर ये पहुँच चुकी थी और पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बन चुकी थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भारत के चौथे अभियान के दौरान यह उपलब्धि हासिल की थी, जिसका नाम एवरेस्ट 84 रखा गया था। ठीक है, और इस उपलब्धि के लिए दोस्तों 1984 में इनको जो है ना पद्म श्री दिया गया था। कौन सा, पद्म श्री अवार्ड दिया गया था किसे, बिछंदरी पाल को, इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए। तो इसे आप याद रखेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारतीय खेल जो प्राधिकरण है, इसका मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। जो दिल्ली में स्थित है ना, उसमें जो स्टेडियम है कौन सा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहीं पे आपको भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसलिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है कौन सा, SAI। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला वैशाख पोया उत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। देखिए, मई में पूर्णिमा के दिन जो है ना, मई के महीने पूर्णिमा के दिन में मनाया जाने वाला वैशाख पोया उत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये धर्म जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो वैशाख पोया जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, यह एक महत्वपूर्ण क्या है, बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है। इसे आप याद रखेंगे। यह गौतम बुद्ध के जीवन में 3 सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर की याद दिलाता है, जैसे उनका जन्म, ज्ञान और परिनिर्वाण, यानी कि मृत्यु के बाद निर्माण। इनको याद दिलाता है कौन सा, वैशाख पूर्णिमा, यानी कि वैशाख पोया।
अगला क्वेश्चन है कि एमआरआई स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों की विस्तृत छवियां निर्मित करती है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है दोस्तों, एक होता है सीटी स्कैन, ठीक है, आप लोग कभी करवाए होंगे या आपको पता होगा। सीटी स्कैन होता है, एक होता है एमआरआई। ये सभी दोस्तों क्या होते हैं ना, आपके शरीर की जो है ना, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनकी जांच करते हैं, मतलब जो हड्डी सब का या ब्रेन सब का, इस पूरे बॉडी का क्या होता है, जांच होती है। तो यहाँ पे एमआरआई की दोस्तों हम बात करें तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि नहीं। देखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें क्या होती है? चुंबक की तरह इसके काम आते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये कौन सा हो जाएगा? आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हैं डोपिंग एजेंट के रूप में। बाजार स्थिरीकरण योजना जो कि मौद्रिक प्रबंधन का एक उपकरण है को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो दोस्तों इसको लागू किया गया था 2004 में, इसको लागू किया गया था, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अब दोस्तों आपके पास जो है ना ये मैथ्स के सवाल है, आप इसे पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम जो आपको बताएंगे उसको आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि दो ठोस गोलों की आयतनों का योग जो है ना वो 1144/3 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि उनकी त्रिज्या का योग 7 सेंटीमीटर है तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों देखिए इसमें क्या है ना कि आप इसको देख के घबराइए मत, ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इस सवाल में कि ठोस गोला का आयतन होता क्या है। यदि आपको पता है तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, और यदि आपको पता नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो आपको फॉर्मूला आपको याद ही रखना होगा। तो देखिए दो ठोस गोलन है तो आयतन बराबर है। तो पहला देखिए 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, इसका मतलब कि आयतन होता है। यदि हम R1 इसे हम मान लेते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दो गोला का आयतन कह रहा है तो दोनों को गोला का आयतन हम लिख दिए। इसी के योग बराबर दे रखा है कौन सा? 1144/3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अब 4/3 पाई क्या यहाँ पे ना कांस्टेंट है। जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इसे हटा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम सिर्फ यहाँ पे R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए, 4/3 है ना तो गुना 22/7 होगा पाई का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1144/3, यहाँ पे उलट जाएगा वैल्यू तो कितना हो जाएगा 3/4, और गुना कितना हो जाएगा 7/22। इधर करेंगे तो उलट जाएगा इसका वैल्यू। तो ठीक है, तो अब यहाँ से दोस्तों R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब जो आपके पास हो जाएगा वो आपसे काट पीट करेंगे तो आपके पास 91 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 91, यानी कि R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब ये कितना आ चुका है हमारे पास? 91 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब ये कह रहा है कि दोनों की त्रिज्याओं का योग कितना है? 7 है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि कौन ऐसी संख्या रखेंगे यहाँ पे R1 क्यूब में R2 की जगह पर, जिसका क्यूब करने पर जो है ना जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा, ठीक है। और वो दोनों संख्या का योग 7 होना चाहिए, यानी कि x + y 7 होना चाहिए, ठीक है। और उसका क्यूब करेंगे तब जोड़ेंगे तो 91 होना चाहिए। तो दोस्तों आपको से ध्यान से देखेंगे आप तो आप ये कर सकते हैं कि R1 की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से। R1 की वैल्यू आप हम 3 ले लेते हैं तो 3 का क्यूब कर देंगे यहाँ पे, आप प्लस R2 की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं तो इसका भी 4 का क्यूब कर देंगे। अब देखिए 3 और 4 7 हो गया क्या? जो प्रश्न कह रहा था वो बिल्कुल सही है। अब हम इसका क्यूब करके देखते हैं तो 3 3 9 27 हो गया, तो 27 प्लस कितना होता है 4 क्यूब कितना था 64, दोनों को जोड़ेंगे यदि 91 आ रहा है इसका मतलब सही है। 7 4 11 6 2 8 1 9 91, यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो त्रिज्या जो है ना वो 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा, तो आप खुद देखिए 4 में से 3 गया कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा यहाँ पे? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ा? सबसे पहले आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूला का आप ऐसे सवाल को मतलब कि सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रोहित, मोहित तथा सुमित अकेले एक कार्य को क्रमशः 8 दिन में, 14 दिन में और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी देखिए रोहित जो है ना, रोहित आपको कितना करना 8 दिन में करता है, ठीक है। और जो मोहित आपके पास है, मोहित करता है कितने दिन में? 14 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सुमित कितने दिन में करता है दोस्तों? वो 21 दिन में करता है, ठीक है। ये तीनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे?
ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये आपको सवाल कह रहा है। कितना आसान प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए जब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8, 14, 21 का एलसीएम देंगे तो 168 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ हम क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी लिखते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है कि जब टोटल काम में से उनकी क्षमता, ये उनकी टोटल काम में से जितना दिन काम करता है उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या निकलता है, उसकी एफिशिएंसी निकलती है। तो जब 168 में 8 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। यानी 21 जो है ना इसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता इसकी है, यानी कि एक दिन में 8 जो है ना वो 21 काम करता है। उसी प्रकार से हम 14 का निकालते हैं तो 14 कितना हो जाएगा, 14 का 14, 14 दिन 28 यानी 12 यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 8 कितना होता है, 128 168 हो जाएगा। अब देखिए तीनों मिलकर ना, तो आप तीनों को जोड़ दीजिए, इसकी एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, यानी कि एक दिन में तीनों कितना काम करता है। तो 8 2 10 11 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 41 काम करता है। तो देखिए क्या तो कितना हो जाएगा, 168 टोटल काम था, करता है कितना में 41 में करता है। तो 168/41 का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम काट भी सकते थे लेकिन ये कटने वाला है नहीं, इसलिए हम इसे यहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रबंधकों का औसत वेतन x है तथा श्रमिकों का औसत वेतन y है। प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का 15 गुना है, तो प्रबंधकों तथा श्रमिकों को मिलाकर के दोनों का औसत वेतन कितना हो जाएगा। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके पास 15 गुना है ना, तो 15 गुना x हो जाएगा ये पहला। ठीक है, अब प्लस कितना है, एक वेतन है मतलब एक श्रमिक है तो प्लस 1 गुना क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, टोटल होता है ना। अब बटा कितना हो जाएगा, 15 मतलब श्रमिक है, एक क्या है तो प्रबंधक है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि 15x + y बटा कितना कर सकते हैं, 15x + y बटा 16 कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि ये आपके पास बोर्ड मार्क्स का सवाल है, यानी सिंप्लीफिकेशन है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर आपका आएगा 131 बटा कितना 6 आएगा। बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। दिए गए डाटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक क्या होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुलक जो होता है ये सब आपके जो है सिलेबस में सवाल नहीं, मतलब कि चैप्टर नहीं दे रखे हैं, लेकिन इस बुक में दे रखा है, आपको हम बता दें, किसी और एग्जाम के लिए आपको फ़ायदा हो जाएगा। बहुलक तो क्या होता है, सबसे अधिक बार जो यहाँ पर रिपीट होता है ना वही क्या होती है, आपका बहुलक होती है। तो आप लोग गौर से देखेंगे सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है दोस्तों वो क्या है, एक रिपीट हुआ है। आप देख लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि एक जो है ना 6 बार आ चुका है। सबसे ज़्यादा बार एक ही आया है, इसलिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे एक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहुलक। एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ भी आपके फॉर्मूला का काम पड़ेगा। तो एक वर्ग है और एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हम मान लेते हैं कि वर्ग की जो भुजा है ना वो कितनी है, x दे रखी है। क्या है, वर्ग की भुजा x दे रखी है। ठीक है, इसको तो हम मान ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे जब वर्ग की भुजा x है तो क्या कर रहा है, एक वर्ग था, एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई जो है ना वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आयत की जो लंबाई है वो कितना है, जो x हम माने हैं, x जो हम माने हैं वर्ग की से कितनी है, 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो हम 5 मान सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, और ये तो लंबाई हो गई, और इसकी चौड़ाई जो है ना वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, देखिए x हम वर्ग x क्या माने हैं, वर्ग की भुजा माने हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है ना वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई जो है ना वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर, वर्ग x माने हैं तो 5 सेंटीमीटर अधिक हो गई, x + 5 हो गई। उसी प्रकार से कह रहा है इसकी चौड़ाई जो है ना वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पे देखिए x - 4 हो गया। ये आप हमारे पास आ चुका है। अब कह रहा है कि एक वर्ग का तथा आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं जब वर्ग की भुजा क्या होती है, x है यहाँ पे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो है ना ये
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितना है, x+5 है, और चौड़ाई कितना हमारे पास है, x-4 है। तो इसको हम जब गुना कर देंगे यहाँ से, ये दोनों बराबर हो गए यहाँ से, तो यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो आपके पास जो है ना 20 सेंटीमीटर यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, आप निकाल लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर आपके पास x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू आपके पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो अब क्या पूछा है, आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L+B होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो जब हम x की वैल्यू को 20 की वैल्यू को इस पर हम रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो L कितना है हमारे पास 25 है, और B कितना हमारे पास 16 है। तो 25 16 कितना हो जाता है, तो देख लीजिए 6 5 11 और 2 1 3 41, 41 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 82, 82 जो है सेंटीमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना होगा, आपको पढ़ना होगा, तब जाकर आपको सॉल्व करना होगा। एक व्यक्ति 345 से प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है। यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 345 रुपये में जो है ना कोई वस्तु खरीदता है, CP है। ठीक है, और क्या करता है ना, और 40% हानि पर बेच देता है। यानी कि 40% हानि का मतलब ये हुआ कि इसको 60% पे क्या करता है, उसको बेच देता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ जो होती है अपने आप में 100% होती है, और जब 40% हानि पर बेच रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 60% में इसको बेच रहे होंगे। या एक काम ऐसे कर सकते हैं कि 40% इसका निकाल के फिर उससे घटा दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्टली आप 60% निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया, ये क्या हो गया आपके पास जो है ना, ये मतलब घट के मूल हो गया। अब क्या 28 का, तो 28 से गुना कर दीजिए। जब आप 28 से गुना कर देंगे ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 या 60, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 7 35, 5 6 30, 5 9 45, तो 69 गुना 3 गुना 8, 9 3 70, 70 8 कितना होगा, 8 7 56, यानी लास्ट में 6 होना चाहिए। तो लास्ट में 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए हमने सिर्फ एक ही चीज़ को आंसर किया, 8 7 56 होता है 6, यानी कि सिर्फ इकाई अंक को देखे और हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, दिमाग खोल के देखना होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपके पास, देखिए पहली संख्या मान लीजिए कितना है, x मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है तो x मान लीजिए। तो दूसरी संख्या क्या मान सकते हैं हम लोग, तो पहली संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या क्या मान सकते हैं हम लोग, तो y मान सकते हैं। क्या कह रहा है कि एक संख्या को 14 से विभाजित करते हैं, यानी पहली संख्या जो x है इसको हम क्या करते हैं, 14 से डिवाइड करते हैं, विभाजित कर दिए। ठीक है, तब क्या कहता है कि दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। तो 10% गुना दूसरी संख्या, तो हो गया यहाँ से। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ से जो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बटे 14 बराबर कितना हो जाएगा, y बटे कितना 10। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14, y बटे 14, y बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 10x बराबर कितना हो जाएगा 14y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी x और y की जो रेशियो आ जाएगी आपके पास वो 7:5 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या से कितने % अधिक है, देखिए 2 अधिक है ना, किससे, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या से क्या है ना 5 यहाँ आप लिख देंगे बटे 100 कर देंगे, तो कितना जाएगा आपके पास 20 कितना हो जाएगा 40%, यानी 40% जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। यदि मोहित 1872 किलोमीटर प्रति घंटा की एक दूरी को 26 घंटों में तय करता है तो मोहित की गति की ज्ञात कीजिए। तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चार बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास कितना 1872 है, ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर प्रति ये किलोमीटर पर में दे रखा है, और आपके सवाल जो है ना मीटर पर सेकंड में है, तो हम उसको चेंज कर देंगे। 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना हो गया समय कितना 26 गुना क्या कर देंगे, गुना 5/18 कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में आपका चेंज होकर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे सॉल्व करेंगे, काट पीट देंगे, तो काटने के बाद जो है आपके पास जो आंसर आएगा वो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे काट लेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है 3 में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं इस सवाल की ओर।
यहाँ पे दोस्तों आपके पास चार्ट दे रखा है, कह रहा है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न माह के कारों के उत्पादन 10,000 को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है, उसको हम देख लेते हैं सीधे। सवाल ये कह रहा है हमारे पास कि M2 महीने में कारों का उत्पादन M1 महीने में कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो M2 में जो है ना उत्पादन ज़्यादा है किससे, M1 से। तो M2 में देखिए कितना 32 और 25, तो कितना ज़्यादा अधिक है, तो 7 अधिक है। किससे ज़्यादा अधिक है, 25 से ज़्यादा अधिक है। तो 25 गुना 100 हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 को कितना 100, यानी कि 7 के 28%। 28% क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, तो 28% क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में है कि नहीं है। 28% दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो है ना, सॉरी ये कौन सा आ गया, 18%। ऑप्शन में ए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए 7 महीनों के लिए औसत मासिक वेतन कितना, मासिक उत्पादन कितना हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली जितना यहाँ पे दे रखा है ना सभी को जोड़ करके कितना 7 को महीना 7 से भागा कर देंगे, बहुत आसान है। जैसे कि आपके पास 25 है, 32 है, 18 है, 24 है, 36 है, 29 है, 38 है, इन सभी को जोड़ दीजिएगा ना तो आपके पास 202 आएगा। ठीक है, उसमें कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास जो कट पीट के आएगा वो 28.8 आएगा। कितना आएगा, 28.8 आएगा। जो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि इसमें है कि नहीं है। तो 28.8 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य है ना 638 रुपये है तथा लाभ 45% है तो लाभ कितना होगा। देखिए 680 रुपये विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है ना आपके पास कितना है, 638 रुपये दे रखा है। ठीक है, आपको हम क्या बताए थे, जब सीपी पे आने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उल्टा गुना कर देते हैं। यदि लाभ 45% है इसका मतलब 145% है, यानी कि 100 बटे क्या कर देंगे 145। ये क्या हो जाएगा आपके पास ना, ये आपके पास सीपी हो जाएगा, यानी कितना में उसको खरीदा था। ठीक है, लाभ 50% है ना, तो कितना में खरीदा था यहाँ पे पास निकल जाएगा। तो लाभ कितना है, तो लाभ कितना है इसको आप काट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 5 दूनी 10, 5 9 45, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना होता है 29, एक सेकेंड। तो दोस्तों इसे आप काटेंगे तो आपके पास जो है ना ये कितना हो जाएगा, तो 22 पर ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना 440 हो जाएगा, कितना 440। आप लाभ देख लीजिए कितना है, तो लाभ आपको कैसे निकाल सकते हैं, तो 638 में से 440 घटा दीजिए तो जो आपके पास होगा वही आपके पास लाभ हो जाएगा। तो घटा देंगे तो आपके पास 198 जो है ना ये लाभ निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य है ना उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। ठीक है, और देखिए अंकित मूल्य क्या रहा ना कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी सीपी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, अंकित मूल्य एमआरपी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है ना उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं तो एमआरपी कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य से कह रहा है कि 40% अधिक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है, आपको हम क्या बताए थे, छूट जो होगा ना आपको एमआरपी पर हमेशा होगा। जब 50% छूट देंगे, जब कोई वस्तु 140 रुपये की है 50% मतलब क्या होता है, आधा होता है, यानी कि वो जो है ना आपको बेचने में कितना 70 रुपये में आप उसे बेच सकते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य वो क्रय मूल्य का कितना परसेंट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। तो आप साफ स्पष्ट यहाँ पे हो रहा है कि विक्रय मूल्य जो है ना क्रय मूल्य कितना है 70% है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इस प्रश्न राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे सीखने वाली बात क्या थी, तो सीखने वाली बात यही थी कि छूट जो होता है हमेशा वो क्या होती है एमआरपी पे होता है। ये आपको सीखने वाली बात थी, आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल है कि एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ठीक है, देखिए स्वयं का क्या होते हैं 3 गुना, एक था यानी कि पी है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट यानी कि पहले 1 रुपये था वो बढ़ के कितना हो गया 3 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन हमारे पास 1 है, समय कितना हमारे पास है देख लीजिए 10 वर्षों में, तो 10 गुना दर कितना हमारे पास है, दर हमको निकालना है, R/100 कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। ये शून्य से शून्य कट जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा 10 दूनी 20%, तो 20% इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर किस में है 4 में दे रखा है। तो बस दोस्तों जो भी जितना गुना होगा ना, ये जो पहला होता है वो प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन हो गया, ये 1 से 3 गुना हुआ, इसका मतलब मूलधन ये मिश्रधन हो गया। जब हम क्या करते हैं मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है ब्याज निकलता है, और जब ब्याज निकला उसके बाद हम ब्याज का फॉर्मूला लगा दिए, 2 क्या है ब्याज है, तो ब्याज
ब्याज क्या है, साधारण ब्याज है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना 10/100। यहाँ से 20% आपके पास रेट निकल के आ चुका है। बहुत आसान प्रश्न है, इसे आपको ध्यान से देखना होगा तो आप बना लेंगे तुरंत ही। क्या है कि के अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यानी कि के की जो एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता है वो कितना है, 20 दिनों में कर सकता है। एम अकेला उसे समान कार्य को 30 दिन में कर सकता है। एम अकेला उस काम को कितने दिन में, 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। के तथा एम मिलकर के कार्य आरंभ करते हैं, दोनों के करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, ठीक है। इसका मतलब 5 दिन तो दोनों काम किया होगा ना, उसके बाद ही ना कोई छोड़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल काम निकाल देते हैं। कितना है, 60 हमारे पास काम है। तो कितना होगा, 20 या 60, ये 3 एफिशिएंसी के साथ करता है। ये कितना होगा, 30 दूनी 60, यानी 2 एफिशिएंसी के साथ करता है। तो एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है दोनों मिलकर के। अब क्या है कि 5 दिन पश्चात करते, 5 दिन तक काम किया होगा ना। तो जब एक दिन में 5 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, 25 काम किया होगा। तो इसका मतलब जो है ना, 60 में से आपका 25 काम हो चुका है। जब 60 में से 25 काम हो चुका है तो आपके पास कितना काम बचा है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना, 35 काम बचा हुआ है, ठीक है। आप कहते हैं एम शेष कार्य को, एम की एफिशिएंसी कितनी है, 2 काम करता है, 1 काम है। तो शेष काम कितना है, 35। तो 35 बटा कितना होगा, 35 टोटल काम है, एफिशिएंसी कितना है, 2। तो 35 बटा 2 दिन लगेगा इसको। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो कितना आसान प्रश्न था, इसको सभी प्रश्न आसान ही होते हैं जब आपको समझ जाते हैं। तो एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र परिशीष क्या होगा, देखिए आप दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना, आपको फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है ना, तो आपसे एक मतलब कि हल्का 1 इंच भी ये सवाल आपसे नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों बेलन का जो वक्र परिक्षेपण क्या होता है, 2πr/h होता है। कितना होता है, 2πr/h होता है। इसमें आप वैल्यू को पुट कर दीजिए तो 2 गुना 22/7 हो जाएगा। यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है, और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 दे रखी है, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 दूनी कितना होता है 176। 176 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि आपके पास कि 4500 की एक राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज 10% है तो ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, तो 3 वर्षों के पश्चात धनराशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में दोस्तों आपको क्या करना होगा ना, एक ट्रिक आपको बताते हैं। इसमें आपको रेशियो से जो परसेंटेज दे रखे हैं ना, उससे आप खेल सकते हैं। देखिए 10% की बात हो रही है दोस्तों, 10% की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, तो 1/10 होती है, ठीक है। इसका मतलब जैसे ये हुआ ना कि 10 की चीज़ को है ना 11 हो जाती है। इसका मतलब वो क्या होती है, बढ़ती चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ती है। यानी कि 3 वर्षों तक है ना, तो 10 से कितना होगा हमारे पास 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 से कितना, 11 हम 3 बार लिख देंगे, जितना बस सेगा उतने बार लिखेंगे हम लोग। फिर 10 से क्या करेंगे, 11 लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये आपके पास क्या है ना, ये पहला जो है आपके पास प्रिंसिपल है, और ये क्या आपके पास अमाउंट है, ये बढ़ के हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 तीनों गुना कर दीजिए, 1000 हो जाएगा। ये कितना होगा, 1331 हो जाएगा। कितना, 1331 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या कह रहे हैं कि देखिए सवाल में आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है 4500 रुपये। तो 4500 के जो बराबर क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे, ठीक है, 1000 को रख देंगे। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, तो अब हमको निकालना है कि 3 वर्षों के पश्चात धनराशि क्या होगी, 1331 हो जाएगी। तो 1331 जो हमको निकालना है उसे हम गुना कर देते हैं। तो 1331 से हम गुना कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आपके पास 89 कितना होगा, 5989.5। ऑप्शन नंबर जो है 4 में इसमें सही जवाब दे रखा है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको रेशियो का पता ज्ञान होना चाहिए। ये परसेंटेज का 10% वैल्यू कितनी, 1/10 हो गई। 10 से 11 10 से 11 10 से 11 3 वर्ष था तो 3 बार हम ले दिए। ये 1000 हुआ, 1000 क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया, और 1331 क्या हुआ, मिश्रधन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या किए ना, जो मूलधन है उसको मूलधन के बराबर रख दिए, ठीक है, और जिसको हमको निकालना था उससे हम गुना कर दिए। आपके पास आंसर निकल के आ चुका है। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 13:20 है, और इनके मध्य का अंतर 189 है। तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए जब भी आप रेशियो के सवाल को सॉल्व कीजिए ना, तो आप क्या कीजिए, जो भी पूछा ना उस पर जाइए। सबसे छोटी संख्या पूछा है, इस रेशियो में देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 13 है। अब 13 से कटने वाला जो भी संख्या होगा ना, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप खुद से देखिए, 13 दूनी 26, 3 37, ये नहीं कटेगा 13 से। इसका मतलब ये हुआ कि 38 का एक आंसर कभी जीवन में नहीं होने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं, 13 दूनी 26, 1 19, ये भी नहीं होगा। 13 दूनी 26, 13 ये 13 7 इतना, 13 से दूसरी किस में भाग कर दीजिए ना, ऐसे 13 7 13 52
13 53 ये भी नहीं होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपके 351 कटने वाले हैं 13 से। हम कुछ किए भी नहीं, बस ऑप्शन देखे छोटी संख्या क्या रहा है, छोटी संख्या ऑप्शन देखे 13 है और 13 से हम क्या डायरेक्ट डिवाइड कर दिए, जो संख्या कटेगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि आपका 2 आंसर ऐसा कट रहा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि 2 ऐसा कटता ऑप्शन, तो क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 13 में से 7 के कितना होता है, सॉरी 20 में से 13 का कितना 7 होगा, 7 की वैल्यू 189 बराबर कर देते हैं, जो कह रहा है 1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है, फिर 1 की वैल्यू निकलती है तो वहाँ से 13 से गुना कर देते हो, ये आपका आंसर हो जाता है। 10 वस्तुओं का औसत वजन है ना वो 65 किलोग्राम है। यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए तो बची हुई वस्तुओं का औसत वजन कितना होगा। तो कितना आसान प्रश्न दोस्तों ये भी है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 65 गुना 10 टोटल हो गया ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 72 किलो वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा यहाँ से देते हैं तो 3 गुना कितना होगा 72 हो जाएगा। जब हटा देंगे 3 वस्तु को तो आपके पास कितना वस्तु बचेगा 7 वस्तु बचता। पहले कितना था 10 वस्तु था, अब हम 3 वस्तु घटा दिए कितना बचेगा 7 बचेगा। जो बचेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों। आपके पास जो है करेंगे तो 434 और बटे 7 आ जाएगा कितना 400। आप से काटेंगे तो 7 बचे 42 7 6 42 1 7 14 यानी 65 किलोग्राम जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेषफल बचता है। दोस्तों ये ऑप्शन आप ले लीजिए, 48 को ऑप्शन ले लेंगे दोस्तों। तो आप जो है ना 52 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा और 104 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखना है और बनाते हुए चलना है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हिंदी की ओर। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो संक्षेप का विलोम क्या होगा यहाँ पे, संक्षेप में विलोम क्या होता है विस्तार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग कौन सी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ चीनी है ना, चीनी ये क्या है आपका स्त्रीलिंग दे रखा है, जबकि गिरगिट घी और प्राण ये क्या आपके पास पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको दिखाना है कि कौन सी वाक्य जवाब शुद्ध दे रखा है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो बालिका दिन भर पढ़ती है, यही क्या है आपके पास शुद्ध वाक्य दे रखी है। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दाल में काला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है कि संदेह की बात होना, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों आपके पास कि कह रहा है कि कहाँ गया, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि जग का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, आपके पास लोक हो जाएगा। क्या होगा, लोक जो है जग का पर्यायवाची हो जाएगा। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, तो इसमें गुण कौन सी है दोस्तों, तो गुण जो है ना विद्वान जो है ना कालिदास का क्या है विशेषता को बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। यानी तनी और तनी, यानी कि ये जो है त सुनने में एक ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों त नदीक का तनी मतलब क्या होता है, तो नोहर्सी का तनी मतलब क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखेंगे तो तनी मतलब होता है कि थोड़ा। ठीक है, बोले हैं तनी और दीजिए थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा। और तनी मतलब क्या होता है, तो नहर्सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि बंधन। ठीक है, तो ऑप्शन में ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपके पास जो है ना ये क्या बोलते हैं इसको गद्यांश है, आप उसे ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। दीपावली सभी के जीवन में क्या प्रदान करती है, तो दोस्तों ये बिना पढ़े हुए सॉल्व कर सकते हैं इसे हम लोग। तो दीपावली सभी के जीवन में क्या प्रदान करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। क्रोध, लोभ, खुशी और दुख, तो दोस्तों क्या प्रदान करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको है ना दीपावली खुशी प्रदान करती है। कभी क्रोध प्रदान करती है क्या, लोभ, दुखी, बिल्कुल भी नहीं। दीपावली किस दिन मनाई जाती है दोस्तों, तो दीपावली जो है ना किस दिन हम लोग मनाते हैं, तो दीपावली हम लोग क्या मनाते हैं अमावस्या का दिन जो है दीपावली को मनाते हैं। और जो है ना अमावस्या में क्या होती है काली रातें होती है, उसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं दीपावली मनाते हैं। भगवान श्री राम सीता एवं लक्ष्मण के साथ कितने वर्ष बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे, तो किसको नहीं पता दोस्तों। ये प्रश्न यदि किसी को नहीं पता है इसका मतलब वो कि बेकार आदमी है। 14 वर्ष यहाँ पे सही जवाब आंसर होगा। 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना। देखिए अब रीजनिंग का सवाल है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन से वेन रेखाचित्र दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है। वेल है, चमगादड़ है, स्तनपायी है। दोस्तों आपको पता है जो स्तनपायी है ना ये वेल, चमगादड़, स्तनपायी। ठीक है, स्तनपायी के अंतर्गत क्या होगा, तो वेल हो जाएगा और चमगादड़ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वेल जो है ना वेल भी क्या है स्तनपायी ही है और जो चमगादड़ है ये भी स्तनपायी है। यानी कि दोनों के अंदर जो मतलब बड़ा वाला जो है वो स्तनपायी है और उसके अंदर ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे है दिसपुर असम है, तो कोहिमा क्या हो जाएगी दोस्तों? दिसपुर असम की राजधानी क्या होती है? दिसपुर। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ पे? कोहिमा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही करने के लिए विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आपको कहना है कि कौन सा चिन्ह को चेंज करेंगे तो आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पे गुना है ना वहाँ पे भागा कर दीजिएगा, जहाँ पे भागा है वहाँ पे गुना कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आकृति में कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आ जाएगी, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा जो इसकी जो आकृति है ना वो कौन सी आ जाएगी। तो आकृति आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो आकृति दे रखी है यही आपके पास आ जाएगी। एक निश्चित कुछ भाषा में डिग को 60 लिखते हैं, तो उसी कुछ भाषा में फीड को कैसे लिखेंगे? तो देखिए डिग जो है, डिग DIG, इसका 3 अक्षर है, ठीक है। यानी कि डी कितना होता है 4, आई कितना होता है 9 और ये कितना होता है 7, ठीक है। देखिए 9 7 16 4 कितना होगा 20 है, 20 है और संख्या कितना है 3 को, तो 20 दिया कितना होता है 60, ठीक है। उसी प्रकार से ऐप कितना होता है 6, ये 5, ये 5, ये 4, तो 6 4 10 15, 6 4 10 5 15 5 20, 20 जगह कितना होगा 80, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो यहाँ पे आएगा। तो टी आर है, पी है, एन है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ दोस्तों जो रिपीट कर रहा है, -2 -2 -2 -2 फिर -2, तो एन कितना होता है 14 में से 2 का कितना 12, 12 क्या होता है एल से शुरू होगा, ठीक है। तो पहले -2 फिर +2 फिर -2, तो यहाँ पर -2 कर दीजिए। एक्स से एक्स कितना है 24, 22 होगा, भी 22 होता है, यानी अंतिम में भी होना चाहिए, अंतिम में भी सिर्फ 2 में दे रखा है, ठीक है। तो बस इसको आपको ऐसे ही टैकल करना है। अगला क्वेश्चन है कि सभी कलम मेढक हैं, सभी कौवे मेढक हैं, ठीक है। तो देखिए सभी कलम, सभी के मान लेते हैं, सभी कलम जो है ना मेढक है, एम मान लेते हैं, सभी कलम मेढक हैं और सभी कौवे मेढक हैं और सभी कलम मेढक है, सभी कौवे क्या है ना मेढक हैं। तो देख लीजिए सभी कलम जो है ना वो क्या है मेढक है, ठीक है। और सभी कौवे क्या है, सभी कौवे वो क्या है तो मेढक हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कोई कलम कौवा नहीं है, कोई भी कलम जो है ना वो कौवा नहीं है क्या, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके पास। दूसरा के पास है कि कुछ कलम कौवे हैं, कुछ कलम कौवे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको देखना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि या तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन कीजिए। 216 है ना, ये कितना होता है 6 का क्यूब होता है 216, ये 5 का क्यूब होता है 216, ये 2 का क्यूब होता है, ये किसी का क्यूब नहीं होता है, इसलिए अलग है। अगला है 6 21 51 96, ठीक है। तो देखिए ये कितना, ये 15 होगा, ये 30 है, ये 45 हो जाएगा, ये कितना हुआ 60 हो जाएगा, तो 60 इसमें जोड़ दीजिए तो 6 9 6 15 156 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है आपके पास कि प्रसिद्ध का विख्यात होता है तो भिगोना क्या होगा। तो प्रसिद्ध का विख्यात भिगोना क्या दोस्तों क्या पे हो जाएगा, तो वो आपके पास हो जाएगा कौन सा सरोवर करना। दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन कीजिए। घाना है, बर्लिन है, मिस्र है, क्यूबा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो जो बर्लिन है ना वो किसी भी जर्मनी देश की राजधानी है, जबकि घाना, मिस्र और क्यूबा ये सभी क्या है देश हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर अलग हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से, हाँ मतलब वही है BHFGKM कैसे होगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखेंगे B यहाँ पर आप देख लीजिए, H यहाँ पर देख लीजिए, F यहाँ पर देख लीजिए। सेम उसी प्रकार से ये वाला बीच में आएगा, यानी G बीच में आएगा। G बीच में कहाँ पे, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन कीजिए। HLW है ना, तो आप तीनों को जोड़ेंगे इसकी वैल्यू को, तो 8 L 12 W 23 जोड़ेंगे, तो आप सभी को जोड़ेंगे तो आपके पास 43 आएगा। सेम वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये भी आपके पास JK भी है ना, ये आपके पास 43 आएगा, ठीक है। और ये जो आपके पास RNK है इसका भी वैल्यू आपको 43 आएगा। लेकिन दोस्तों ये जो है ना LNM इसकी वैल्यू आपके पास 39 आएगा, इसलिए ये क्या होगा अलग हो जाएगा, ठीक है। JK LM N और 6 शिक्षक हैं, उनमें से प्रत्येक एक अलग अलग विषय हिंदी अंग्रेजी गणित पढ़ाते हैं। इसको आप देख लीजिएगा और इसका आंसर जो आपके पास हो जाएगा वो आपके पास सामाजिक विज्ञान आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 315 है, 37 क्या होगा 45 315 37, 45 गुना कितना होता है 7, 315 इसी से 7 7 49, 9 कहाँ पर आंसर है, इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 7 21 4 25 259 सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ गया,
एक निश्चित कोड भाषा में स्ट्रिंग को ये स्टेप लिखते हैं, तो उस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो TEIG, देखिए TEIG यानी कि दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। उसी प्रकार से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। तो USIN कहाँ पे है, इसमें नहीं है, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जो बच्चा उसको हम लिख देंगे TEIG, देखिए फिर उसी प्रकार से तो USIN है ना, तो USIN ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोनों को रिपीट कर देंगे। जो पिछले सवाल था ना सेम वही सवाल है यहाँ पे। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सी आकृति यहाँ पर दिखेगी मोड़ने के बाद, तो वो आकृति आपके पास जो दिख जाएगी वो आपके पास 2 नंबर की आकृति यहाँ पे दिख जाएगी। 7 मित्र है, अंतिम छोर बैठा हुआ, सेम वही सवाल है, आप लोग बना लेंगे। इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों क्या होने वाला है, तो देख लीजिए 69 का आंसर दोस्तों यहाँ पे है कि 2 + 2 का स्क्वायर करेंगे आप, तो कितना होगा 4। ये कितना हो जाएगा, मतलब कि 2 + 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 6 का स्क्वायर 36, 5 × 3 = 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। 8 मित्र है, ए आपके सामने सेम वही सवाल दोस्तों, क्या इसमें हम बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, सेम उसी सवाल को रिपीट कर रहा है। यू वेस्टेड योर टाइम, इसका जो आपके पास निगेटिव सेंटेंस बताना है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, इसका उल्टा क्या होगा, डिनाई करना यानी कि अस्वीकार कर देना। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कंट्रोवर्शियल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ फॉल्स, फॉल्स मतलब क्या होता है झूठा, तो सही क्या होगा, मतलब कि सिनोनिम पर्यायवाची बताना है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स का क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गलतियाँ। यहाँ पे क्या है कि एरर पार्ट को चूज करना है। देयर इज नॉट द सेंस विच कंसर्न एज हेयर नो एरर, कौन सा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कोई प्रकार की एरर इसमें नहीं है। एनालॉग फॉर, तो दोस्तों एनालॉग फॉर बोटनी और प्लांट्स, बोटनी जो है जिस प्रकार से बोटनी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, बोटनी में क्या करते हैं हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग स्टार्स में जो है ना, एस्ट्रोनॉमी में जो है खगोल विज्ञान में स्टार्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे एडियम्स एंड फ्रेजेज है। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ऑनेस्टली, यहाँ पे जो है ना अबव बोर्ड का आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन, डैश लाइन इज द ब्रेस्ट ऑफ प्रे, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, द लाइन इज ब्रेस्ट ऑफ प्रे, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, ही इज ए स्लर ऑफ हिज फैमिली, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ही इज स्लर ऑन हिज फैमिली। यहाँ पे आपको पास इनकरेक्ट पास, यहाँ पे कौन, अजय इज द मोस्ट सक्सीड फॉर ऑल द बिजनेसमैन इन दिस सिटी टुडे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, मोस्ट, यहाँ पे सक्सेसफुल ऑफ ऑल का प्रयोग होगा, सक्सेसफुल ऑफ ऑल, यहाँ पे फोर नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ यदि होता तो सही होता, इसलिए ऑप्शन के यहाँ पे 2 पे गलत दे रखा है। यहाँ पे आपको कौन सा बताना है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपको कौन से सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट दे रखे हैं, आपको चूज करना है दोस्तों। यहाँ पे जो है ना 2 और 4 कथन, यानी कि दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे करेक्ट दे रखे हैं, बाकी सभी कथन जो यहाँ पे गलत दे रखे हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में IP संस्करण 4 एड्रेस को बिल्कुल डैश डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो दोस्तों से हम लोग क्या करते हैं 4 के साथ दर्शाते हैं। अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है, तो ये क्या होती है, ड्राफ्ट में होता है। व्यू टैब पर जाने के लिए MS एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो Alt+W का इस्तेमाल करते हैं। जब आप MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में B3 से लेकर के B3.G9 सेल की रेंज को सेलेक्ट करते हैं, तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा, ठीक है। जब आप MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में B3 से लेकर, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। 84 की हम बात करें यहाँ पे, तो 84 का देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। देख लीजिए बहुत बड़ा सवाल है। तो 84 के जो दोस्तों आपके पास आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि B3 निकल के आएगा। MS एक्सेल 2010 में संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, सभी सही हैं। MS एक्सेल 2010 में डैश ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए करते हैं दोस्तों, तो हम लोग कहते हैं सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में उससे ऊपर की वर्कशीट में एसिड मोड को इनेबल करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद दोस्तों आपके पास विकल्प जो सही निकल के आएगा वो निकल के आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
MS वर्ड 2010 में बाईं ओर के एक करैक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो वो करते हैं बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। एक डैश वेब पेजों और संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी समान डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर करते हैं दोस्तों? तो वो होता है ड्राफ्ट फोल्डर। और ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है ना कुछ से कुछ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राफ्ट सही होगा। किस दस्तावेज के साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या अंदरूनी मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जोड़ता है जिसे आप MS वर्ड 2010 में बांधने की योजना बना रहे हैं? तो दोस्तों वो क्या होती है हमारे पास? तो वो होती है कौन सी? गटर मार्जिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडर लाइन इन विकल्प नहीं है जो MS एक्सेल में फॉर्मल सेल डायलॉग बॉक्स के फ़ॉन्ट टैब में उपलब्ध होता है? तो वो कौन सा होता है दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए, वो आपके पास हो जाता है कौन सा? ट्रिपल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल कंपोजिट से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? यहाँ पे वस्तु जो है ना ईमेल कंपोजिट से संबंधित नहीं है। पेन 8 का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पेन 8 जो है ना इसका पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों वो क्या हो जाएगी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ़ॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स के किस टैब में MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट इम्पैक्ट लागू करने के लिए विकल्प हैं? तो वो कौन सा होगा? फ़ॉन्ट टैब हो जाएगा। ठीक है, MS वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत दे रखा है दोस्तों? तो वो है नंबरिंग विकल्प का प्रयोग करके हम सेलेक्ट किए गए डाटा के लिए वर्ण असाइन नहीं कर सकते, ये गलत है। डैश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो रेडी फीमेल जो है नहीं है, जबकि अन्य सभी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि MS एक्सेल 2007 में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप में डैश एक्सटेंशन के साथ संरक्षित यानी सेव किया जाता है दोस्तों? तो वो कौन सा होता है एक्सटेंशन? हमारे पास जो है ना वो होता है XLX। ठीक है, MS वर्ड में टेक्स्ट को डबल अंतराल इन करने का तरीका दिखाने वाले चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप लोग उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा MS एक्सेल में मर्ज सेल विकल्प डैश में उपलब्ध होता है? तो किस में उपलब्ध होता है दोस्तों? दिया के पास फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को यहीं पर कवर कर लिया। और दोस्तों बिल्कुल 1 घंटे की वीडियो आज भी बन चुकी है, मतलब बनने ही वाली है, 55 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।